नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम भैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको अनुमान प्रमाण के स्वरूप के विषय में बता रहा हूँ। इससे पूर्व में हमने अनुमान की परिभाषा पढ़ ली थी कि लिंग परामर्शो अनुमानम, कि लिंग का जो परामर्श है वह अनुमान है, और लिंग अर्थात धूम और अग्नि का जो संबंध है वह स्वाभाविक संबंध है, उपाधि वाला संबंध नहीं है। इस विषय में देखिए, आगे देखिए कि प्रश्न पूछा गया था कि वह लिंग क्या है और कौन सा उसका तृतीय ज्ञान परामर्श है। इसके विषय में देखिए, न च धूम अग्नयो संबंध है कश्चित उपाधि, धुआं और अग्नि के संबंध में कोई उपाधि नहीं है। अस्ति चेत योग्यो अयोग्यो वा, और यदि कुछ है भी तो योग्य अथवा अयोग्य, यानी कि यदि प्रत्यक्ष होने के अयोग्य उपाधि है, यह कहना चाहे तो ठीक नहीं है, क्योंकि अयोग्य है तो उसकी शंका करना भी उचित नहीं। जिस उपाधि का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वह है ही, इसमें क्या प्रमाण होगा? वह है ही नहीं, इसका क्या प्रमाण होगा? इसलिए इसकी शंका करना भी अनुचित है। अयोग्यस्तु संकुतम असंख्यवाद, अयोग्य की शंका भी नहीं करनी चाहिए असंख्य होने की वजह से। योग्यस्य च अनुपलभ्यवाद, अर्थात अयोग्य उपाधि यह नहीं कह सकते, योग्य की उपलब्धि नहीं होती है। यत्र उपाधिरस्ति तत्र उपलभ्यते, और यदि कहीं उपाधि है तो उसकी प्राप्ति होती है, उसकी उपलब्धि होती है। यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमः इत्यादि स्थलों, और जो उदाहरण देकर के बताया है कि जहाँ जहाँ धुआं होगी, धूम होगा, वहाँ वहाँ अग्नि होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये संबंध, जहाँ आर्द्र ईंधन संयोग आदि इति रूप उपाधि है वहाँ उपलब्ध होती है। जैसे अग्नि के धूम के साथ यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूम, इस संबंध में आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि है तो वह उपलब्ध भी होती है। और अंशात्व के अधर्म साधनत्व के साथ संबंध में निषिद्धत्व उपाधि है, और 3 मैत्रीय तन्यत्व के श्यामत्व के साथ यत्र यत्र मैत्रीय तन्यत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम, इस संबंध में शाकादि अग्न अन्य परिणाम भेद शाक पाक जन्यत्व उपाधि है, और वह उपलब्ध भी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, एक स्वाभाविक संबंध है, ये एक उपाधि नहीं है। यहाँ पर उपाधि दिख भी नहीं रही, और जहाँ दिखती नहीं है वहाँ उपाधि होती भी नहीं है। जैसे 2-3 उदाहरण यहाँ पर बताए हैं। एक उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ कि मैत्री तन्यत्व के श्यामत्व के संबंध में कोई मैत्री नाम की स्त्री है और उसका जो पुत्र है वो श्याम वर्ण का है, तो उसके लिए कहा गया है, देखिए कि यत्र यत्र मैत्री तन्यत्व, जहाँ जहाँ मैत्री के पुत्र होंगे, मैत्री नामक स्त्री के पुत्र होंगे, वो सब श्याम वर्ण के होंगे। तो इस प्रकार का जो संबंध है ये स्वाभाविक संबंध नहीं है। यहाँ पर श्याम वर्ण की स्त्री के श्याम वर्ण के पुत्र होने का कारण उस स्त्री का शाक आदि अन्य का परिणाम है, अर्थात उसने भोजन कैसा किया है पुत्र के जन्म से पूर्व, उसका यहाँ पर संबंध है, न कि श्याम वर्ण की स्त्री के श्याम वर्ण की संतान होगी, इस प्रकार का। तो ये एक औपाधिक संबंध है, एक स्वाभाविक संबंध नहीं है। न च इह धूमस्य अग्नि साहचर्य कश्चित उपाधिरस्ति, यहाँ पर धूम और अग्नि के साहचर्य में कोई उपाधि नहीं है। और यद भविष्यति तो द्रक्षात, और यदि होती तो वो दिखाई भी देती। ततो दर्शन अभावात नास्ति, और यदि दिखाई नहीं दे रही है तो वह भी नहीं है। इति तर्क सहकारिणा अनुपलब्ध सनाथेन, इस प्रकार तर्क सहकृत और अनुपलब्धि युक्त प्रत्यक्ष से ही उपाधि का अभाव निश्चित हो जाता है, अर्थात धूम और अग्नि के संबंध में उपाधि नहीं है, धूम और अग्नि का संबंध स्वाभाविक है। तथा च, इसलिए
उपाधि के अभाव के ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से सहकृत और भूय भूय सहचार दर्शन जन संस्कार से सहकृत साहचर्य को ग्रहण कराने वाला प्रत्यक्ष से ही धूम और अग्नि की व्याप्ति ग्रहित होती है। इति तर्क सहकारिणा अनुपलब्ध सनाथेन प्रत्यक्षेण एव उपाध्याय भावो अवधार्यते तथा च उपाध्य भाव ग्रहण जनित संस्कार सहकृतेन साहचर्य ग्रहणा प्रत्यक्षेन धूम अग्नयोर व्याप्ति अवधार्यते तेन, यानी कि धूम और अग्नि के स्वाभाविक संबंध ही है, औपाधिक संबंध नहीं है। तेन धूम अग्नयो स्वाभाविक एवं संबंधो न औपाधिक है। धूम और अग्नि का संबंध जो है वो स्वाभाविक संबंध है, औपाधिक संबंध नहीं है। स्वाभाविक संबंधो व्याप्ति, और जो स्वाभाविक संबंध होता है वही व्याप्ति होता है। आगे देखिए, तद अनेन न्यायेन, ये इस प्रकार का एक न्याय है। ये न्याय क्या है देखिए, स्वाभाविकस्य संबंधो व्याप्ति, जिनका स्वाभाविक संबंध होता है वहाँ पर व्याप्ति ग्रहण होती है। जैसे यत्र धूमे तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी, ये व्याप्ति है। और तो धूम और अग्नि का यहाँ पर स्वाभाविक संबंध है। तद अनेन न्यायेन धूम अग्नयोर व्याप्तौ गृह्यमाणाय, इस न्याय के आधार पर धूम अग्नो व्याप्तौ गृह्यमाणाय, यानी कि धूम और अग्नि की व्याप्ति को ग्रहण करके महानस में जाकर के, रसोई में जाकर के, यत धूम ज्ञानम तद द्वितीयम, धूम ज्ञानम प्रथमम, उसको जो रसोई में जाकर के ज्ञान होता है वह धुएं का प्रथम ज्ञान होता है। पर्वत आदौ पक्षे यत धूम ज्ञानम तद तृतीयम, पीछे कहा गया था कि उसका जो तृतीय ज्ञान है, लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग का जो परामर्श है अर्थात जो तृतीय ज्ञान है धूम का वही अनुमान है। तो ये कहा गया था कि उसका तृतीय ज्ञान क्या होता है। तो जब हम धुएं की और अग्नि की व्याप्ति को ग्रहण करके रसोई में हम धूम को देखते हैं तो वहाँ धुएं का हमको प्रथम ज्ञान होता है। और पर्वत आदौ पक्षे यत धूमि ज्ञानम तद द्वितीयम, और पर्वत आदि के पक्ष में जब हम धुएं का ज्ञान करते हैं, धूम ज्ञान है, तो पर्वत आदि का पक्ष अर्थात संदिग्ध साध्यवान पक्ष, कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि जो साध्य है वह पर्वत में संदिग्ध रहता है, इसलिए पर्वत को पक्ष कहते हैं। जिस पर्वत में साध्य वह्नि संदिग्ध अवस्था में हो उसे पक्ष कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जहाँ साध्य आपका संदिग्ध अवस्था में हो उस अनुमान प्रमाण के संदर्भ में उसे क्या कहते हैं, तो उसे पक्ष कहते हैं। और पक्ष से तात्पर्य यहाँ पर पर्वत से है, क्योंकि पर्वत में अग्नि साध्य जो है वो संदिग्ध अवस्था में होता है और धूम का वहाँ पर दर्शन होता है। तो जो यत धूम ज्ञानम, तो धूम का जो दूसरा ज्ञान पर्वत पर होता है तद द्वितीयम, वह द्वितीय होता है। ततः पूर्व ग्रहीताम धूम अग्नयोर व्याप्ति में स्मृता, तो जब वो धूम का द्वितीय ज्ञान हुआ तब पहले जो ग्रहण की गई है धूम और अग्नि की व्याप्ति का स्मृत्वा, स्मरण करके, यत्र धूम है तत्र अग्निरिति, जहाँ धुआं होगा वहीं अग्नि होगी, तत्र एव पर्वते, उसी पर्वत में, पुनर्धूम परामर्शिति, पुनः धुएं का परामर्शिति, यानी पुनः धुएं का परामर्श करता है अर्थात दर्शन करता है। जब धूम होता है वहीं अग्नि होती है। इस प्रकार की व्याप्ति का स्मरण कर उसी पर्वत में धूम का पुनः स्मरण करता है। पुनः स्मरण क्या करता है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, तो इस प्रकार का जो परामर्श करता है, इस परामर्श में वह्नि के साथ व्याप्त धूम है और वह वह्नि व्याप्य धूममानश्चयम पर्वत है। अत्यत्र पर्वते वह्निमान व्याप्तो धूमयति, यह पर्वत अग्नि से व्याप्त धुएं वाला है। तत् इदम धूमम ज्ञानम तत् इदम धूम ज्ञानम तृतीयम, तो ये जो धूम का ज्ञान है, ये जो धुएं का ज्ञान है यहाँ पर, ये तृतीय ज्ञान हुआ। संक्षेप में मैं आपको यहाँ पर इस प्रकार बता देता हूँ कि तस्य तृतीय ज्ञानम अनुमानम, उसका जो तृतीय ज्ञान है धूम का वही अनुमान है। धुएं का प्रथम ज्ञान कब हुआ कि जब रसोई में महानस में
धूम को और अग्नि को देखा गया, बार बार देखा गया, तो उनकी व्याप्ति को ग्रहण किया गया और व्याप्ति को ग्रहण करके जो धूम का ज्ञान हुआ मानस में, वो उसका प्रथम ज्ञान था। और फिर वो व्याप्ति को ग्रहण करके जो व्यक्ति अनुमान करने वाला है वो पर्वत में जाता है और जब पर्वत में धूम को देखता है तो पर्वत में धूम को देख करके ये जो धुएं का ज्ञान हुआ ये उसका द्वितीय ज्ञान है। और फिर जो व्याप्ति उसने महानस में अर्थात रसोई में जो ग्रहण की थी, व्याप्ति क्या थी? यत्र यत्र धूमे तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। यह व्याप्ति जो उसने रसोई में ग्रहण की थी उसका स्मरण करता है और उसका स्मरण करने के पश्चात पुनः परामर्शति, पूरा उसका परामर्श करता है कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। और अत्यस्त पर्वते वहनिना व्याप्तो धूमे इति, और इस पर्वत में ये जो धूम है ये अग्नि से युक्त है। तत् इदम धूमम ज्ञानम तृतीयम। तो इस प्रकार से धूम ज्ञानम, तो इस प्रकार से जो धुएं का जो ज्ञान हुआ यह है तृतीय ज्ञान हुआ। धन्यवाद।